अच्छा बच्चों, हमने न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टीज उसमें हमने पढ़ा था। कीमोटैक्सिस क्या होता है, डायाबिटिस क्या है, मार्जिनेशन क्या है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस क्या है, इन्फ्लेमेशन में सेलुलर इवेंट्स क्या होते हैं। सेलुलर इवेंट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल है। और वेस्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन में, और इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम्स हमने देखे थे। उसके बाद ल्यूकोपोइसिस पढ़ा, डिटेल में हमने ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट क्या होता है, और पस की कंपोजिशन क्या है, न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपिनिया क्या होता है, नॉर्मल न्यूट्रोफिल काउंट क्या होता है, और पिनिया किसको कहते हैं और फिलिया किसको कहते हैं, और कॉजेज क्या है, यह आपके टेस्ट में शामिल है जी। अब हम दूसरा आप ग्रेनुलोसाइट पढ़ेंगे, बेजोफिल। बेजोफिल जो होता है वो 0.4 to 1%, ये बात हो गई जब मैंने आपको इसका बॉक्स पूरा दिखाया था क्लासिफिकेशन वाला। 8 to 10 माइक्रोन इसका साइज है। Their granules take a basic dye and appear deep blue and contain heparin, histamine, serotonin. ठीक है, इनके ग्रेन्यूल जो है वो बेसिक डाई कंटेन करते हैं और ब्लू कलर के होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो होता है आपका हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ये सारा कुछ उन ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है। Mast cells are dystrophic under the influence of interleukin 3 and 4. What is interleukin 3 and 4? These are actually cytokines, जिनकी हम बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, साइटोकाइंस इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, हालांकि साइटोकाइंस पढ़ाते हैं एंड में जब इम्यूनिटी भी करा लेते हैं क्यों, लेकिन बार बार इंटरल्यूकन की बात आनी है, बार बार इंटरफेरोन की आगे इम्यूनिटी में बात आनी है, तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या चीज। These mast cells are derived from basophil under the influence of interleukin 3 and 4. और ये जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हैं ये अपना फंक्शन किस किस तरह परफॉर्म करते हैं। इनके ग्रेन्यूल्स में आपने बताया कि हेपरिन है। हेपरिन क्या है, वो एंटीकोएगुलेंट है। तो ये यानी कि बेसोफिल जो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को रोकते हैं, क्लॉट नहीं होने देते, उसको हेल्प करते हैं। असल तो क्लॉटिंग आपके कौन से सेल करते हैं, फिब्रिनोजिन और प्लाज्मा प्रोटीन। सेल जो है आपके बेटा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, वो प्लेटलेट प्लग बनाते हैं और क्लॉट बनाते हैं, और वो जो है आप हिमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। बेसोफिल में भी वो कहते हैं हेपरिन होता है जो कि एज एंटीकोएगुलेंट यूज होता है। उसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जाहिर बात इसके नाम से ही आपको चल रहा है, ये एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बोसाइट्स को। तो प्लेटलेट जब एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, प्लेटलेट प्लग बनाएंगे, प्लग बना के ब्लड को रोकेंगे, हिमोस्टेसिस। कोई भी इंजरी होगी तो वो हिमोस्टेसिस करेंगे। तो यहां से पता लग गया आपको कि इसमें हेपरिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, तो इसका बेसिकली रोल कोएगुलेशन ऑफ हिमोस्टेसिस के साथ भी है। उसके अलावा कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करता है ये। ठीक है, इसमें से कीमोटैक्टिक फैक्टर विच अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल, जो न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर यही होते हैं ना कि जो न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल और मैक्रोफेजेस को वहां पे बुलाते हैं। मैक्रोफेजेस तो ऑलरेडी टिश्यू में अवेलेबल होते हैं, इसलिए उनके लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर की जरूरत नहीं होती, सिवाय के मोबाइल मैक्रोफेजेस के लिए जरूरत होती है। ठीक है, तो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके न्यूट्रोफिल को बुलाते हैं कि फेगोसाइटोसिस करो, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की जरूरत है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल बेसिकली फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल भी फेगोसाइटोसिस में उनका भी रोल है। चौथा फंक्शन बेसोफिल रिलीज साइटोकाइंस। ये बात हो गई कि ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं 4, जो कि एक्टिवेट टी सेल्स को करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी में भी रोल है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल है। इसमें से आपके साइटोकाइंस निकलते हैं जो कि इंटरल्यूकन 4, जो कि एक्टिवेट करता है टी सेल्स को, जिनका रोल है सेलुलर इम्यूनिटी में, और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज में भी रोल है इंटरल्यूकन 4 का बाय बी लिम्फोसाइट। तो जाहिर बात है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल है। Role in allergic condition. Basophil and mast cells burst and release histamine, bradykinin, serotonin, heparin, lysosomal enzyme, slow reacting substance of anaphylaxis. Anaphylaxis are basically allergic reaction.
और ये सारी चीजें जो निकल रही हैं, इसमें हेपरिन जो है वो आपका एंटीकोएगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है। लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं। हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ये बेसिकली एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज करते हैं। दे कॉज लोकल वेस्कुलर टिश्यू रिएक्शन विच कॉज एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है। और एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कैसे कॉज करते हैं इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ बेसोफिलिक रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। यहां तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बेसोफिल जो है उनसे ही मास्ट सेल ड्राइव होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकन 3 एंड 4। और जो इंटरल्यूकन 4 है वो भी सिक्रीट कर रहा है आपका बेसोफिल कर रहे हैं। बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स है, इसके ग्रेन्यूल जो है बेसिक डाई को रिटेन करते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। और इसमें ये सब्सटेंस होते हैं हेपरिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन। ठीक है, इसमें से अब आपका हेपरिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है वो हिमोस का रोल है। उसके अलावा कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि कीमोटैक्सिस के प्रोसेस को इनहांस करते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा इसके रोल इन एलर्जिक कंडीशन है जो कि इसमें से ये सब्सटेंस निकल रहे हैं हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ये आपके लोकल वेस्कुलर एंड टिश्यू रिएक्शन कॉज करेंगे। अच्छा जी, बेसोफिलिक रोल इन एलर्जिक रिएक्शन कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूक्यू भी है और ये मैडम बल्कीस का भी फेवरेट क्वेश्चन है। वो स्टैंड अप का अगर पेपर बनाएंगी तो वो क्वेश्चन जरूर डालती हैं। बेसोफिलिक रोल इन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। Basophil and mast cells have receptors for binding of IgE. What is IgE? IgE is basically antibody. जब भी कोई भी एलर्जन या एंटीजन आया हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी। जो भी एलर्जन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, जो एलर्जी के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, उसको आईजीई कहते हैं। When specific antigen or allergy or the specific IgE bind with it, a complex is formed. जाहिर बात है एंटीजन आएगा उसका एंटीबॉडी मिलेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा। This complex attached to a receptor on mast cells and basophil membrane. जो कम्प्लेक्स है ये बेसोफिल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ लग जाएगा। अकेला एंटीजन भी नहीं लग सकता, अकेला एंटीबॉडी भी नहीं लग सकता, पहले इनके आपस में रिएक्ट करेंगे, एक कम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और फिर ये सेल्स के ऊपर जाके अटैच होगा। जब ये अटैच होगा तो मूवमेंट्स ऑफ कैल्शियम ईसीएफ इनटू बेसोफिल होगी, ये कैल्शियम की इन्फ्लक्स कराएगा। ठीक है, जैसे ये रिसेप्टर के साथ लगेगा, मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ईसीएफ टू बेसोफिल। अब कैल्शियम क्या करेगा अंदर जाके, कैल्शियम फ्यूजन ऑफ बेसोफिल ग्रेन्यूल्स विद बेसोफिलिक मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा, बेसोफिल ग्रेन्यूल्स को फ्यूज कर देगा बेसोफिल की मेम्ब्रेन के साथ, ताकि वहां से एक्सोसाइटोसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स हो, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज हो, उनमें से सब्सटेंसेस निकलें, जो ग्रेन्यूल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन और जो सब्सटेंस है वो रिलीज हो। अब ये सब्सटेंस क्या करेंगे, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस की सिक्रीशन कर बढ़ा देंगे। एलर्जी में आपने देखा होगा म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होती है। डायलिटेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स और ब्रोंकियल मसल्स की स्पैज्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस की चेंज कर रही हैं, इनकी वजह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होगी, लाइक राइनाइटिस। जब स्पैज्म होगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन होगी तो राइनाइटिस होगा। राइनाइटिस इज रनिंग ऑफ नोज, running of nose. If more severe reaction lead to anaphylaxis. ये तो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, राइनाइटिस हुआ, लेकिन अगर रिएक्शन और सीवियर हो गया तो एनाफाइलैक्सिस की तरफ जा सकता है, और इवन एनाफाइलैक्टिक शॉक की तरफ भी पेशेंट जा सकता है, इतनी सीवियर एलर्जी हो सकती है। बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एलर्जन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? एलर्जन, द एंटीजन दैट ट्रिगर आईजीई फॉर्मेशन इज नोन एज एलर्जन। वो एंटीजन जो कि आईजीई की फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो उनको आप कहते हो, उन एंटीजन को आप एलर्जन कहते हो। एंड कॉज बेसोफिल स्टिमुलेशन आर नोन एज एलर्जन। एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट used in immune system to identify and utilize the foreign object, और ये IgG, D, E, M और A होता है।
आगे जाके जब हम बी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे तो इस एंटीबॉडीज के आईजीजी जो होता है वो प्राइमरी रिस्पांस में होता है कि सेकेंडरी में होता है, आईजीएम क्या होता है, आईजीडी क्या होता है, ई क्या होता है, ए क्या होता है, ये हम इसकी आगे डिटेल आगे पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ आप दो टर्मिनोलॉजीज आई थी, एलर्जन और एंटीबॉडी। वो एंटीजन, वो फॉरेन मटेरियल जिसने आईजीई को ट्रिगर कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी कर दी, कौन सी, आईजीई एंटीबॉडी फ्रॉम प्लाज्मा, उसको आप एलर्जन कहोगे। उस फॉरेन मटेरियल को, उस एंटीजन को आप एलर्जन कहोगे। और एंटीबॉडी वो वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्रोड्यूस हो रही है बी लिम्फोसाइट से, प्लाज्मा सेल से, ठीक है। और वो जो है वो उसका काम है वो न्यूट्रलाइज करती है आपके फॉरेन मटेरियल को। डिफरेंट टाइप आईजीजी, डी, एम, ई और ए, ठीक है जी। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल से बेसोफिल में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर रिनाइटस दोबारा मैकेनिज्म एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा जी, बेसोफिल दोबारा सुन लो जी, कोई मसला नहीं है। बेसोफिल जो है वो 0.4 to 1%, 10 माइक्रोन इनका साइज होता है। ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के होते हैं, बेसिक डाई को रिटेन करते हैं, इन्हीं से मास सेल ड्राइव होते हैं, ठीक है। और फंक्शन इनका क्या है, जो इनके ग्रेन्यूल्स में चीजें हैं उन्हीं की भी फंक्शन है। इनके ग्रेन्यूल्स में हेपरिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, कीमोटिक फैक्टर्स हैं, साइटोकाइंस हैं, ठीक है। करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं? अब इसका मैकेनिज्म ऑफ बेसोफिलिक रोल इन एलर्जिक रिएक्शन क्या है कि बेसोफिल मास्ट सेल्स हैव रिसेप्टर। वो कहते हैं कि ये जो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स हैं ये ऊपर रिसेप्टर्स हैं फॉर आईजीई, फॉर बाइंडिंग ऑफ आईजीई, नॉट फॉर आईजीई, इधर लिखो फॉर बाइंडिंग ऑफ आईजीई कॉम्प्लेक्स। आईजीई के बाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन आएगा, ये बात है आईजीई प्रोड्यूस हो रही है तो स्पेसिफिक एंटीजन इज एलर्जन। भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन और एलर्जन हमारी बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ आईजीई एंटीबॉडी बनेगी और वो आईजीई एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। अब ये कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा टू द रिसेप्टर ऑन द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर बाइंड ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन क्या है, एलर्जन है, जो एंटीबॉडी क्या है, जो आपकी बॉडी बना रही है उस एलर्जन के खिलाफ। और जब वो एंटीबॉडी बन जाएगा वो उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और वो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके उसके साथ बाइंड आएगा। जैसे ही वो बाइंड होगा, मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ईसीएफ इनटू बेसोफिल हो जाएगी। अब ये कैल्शियम क्या करता है, ये फ्यूजन ऑफ बेसोफिल ग्रेन्यूल्स विद मेम्ब्रेन, ये कैल्शियम क्या करता है, उस ग्रेन्यूल्स को फ्यूज कर देता है आपके बेसोफिल मेम्ब्रेन के साथ। और जैसे ही वो फ्यूज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ग्रेन्यूल्स में से जो सब्सटेंस है वो बाहर आ जाते हैं। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ाते हैं, वेसोडाइलेशन करते हैं और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के स्पैज्म करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस, ठीक है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन लाइक राइनाइटिस अकर। राइनाइटिस इज बेसिकली रनिंग ऑफ नोज, ठीक है। जब एलर्जी होती है तो वाटरिंग फ्रॉम नोज होता है, उसी को राइनाइटिस कहते हैं। और इफ मोर सीवियर रिएक्शन दिस लीड टू एनाफाइलैक्सिस, ठीक है जी। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस आपको बता दी, एलर्जन क्या होते हैं। एंड नाउ इओसिनोफिल। Eosinophil are 1 to 4% and its size is greater than basophil, 10 to 12 micron। और ये भी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनके ग्रेन्यूल जो है एस्टिक डाई को रिटेन करते हैं, इओसिनोफिलिक डाई रिटेन करते हैं, ब्राइट रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, एक तो ये भी एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ये यूज होते हैं। दूसरा ये किल करते हैं पैरासाइट्स को। बेसोफिल का काम तो ये है कि ये हीमोस्टेसिस के साथ भी इनका रोल है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट के तौर पे भी इसमें हेपरिन है, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल ज्यादा हो जाते हैं। इओसिनोफिल के दो काम हैं, एक तो पैरासाइट किलिंग और दूसरा
एलर्जी मैनिफेस्टेशन, एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ये ज्यादा हो जाते हैं। किलिंग पैरासाइट, पैरासाइट्स को कैसे ये किल करते हैं? इयोसिनोफिल्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज मेजर बेसिक प्रोटीन्स। ये इस तरह के सब्सटेंस रिलीज करके पैरासाइट को खत्म कर देते हैं। क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज मेजर बेसिक प्रोटीन। मास्ट सेल्स रिलीज इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर की बात हमने पहले कर कि मास्ट सेल्स और आपके जो बेसोफिल्स हैं वो कीमोटैक्टिक फैक्टर करते हैं। किसके लिए? इयोसिनोफिल के लिए और न्यूट्रोफिल के लिए, ताकि इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल वहां पहुंचे और वहां पे फेगोसाइटोसिस करें और मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दें। Mast cells release eosinophilic chemotactic factors, so they cause detoxify inflamed induced substance, phagocytes and destroy antigen antibody complex. ठीक है जी? किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे? By releasing the hydrolytic enzyme, highly reactive form of oxygen and release major basic protein. और इनकी जो कीमोटैक्सिस करता है कि यहाँ पे पैरासाइट इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, वो इनमें से कीमोटैक्टिक फैक्टर किस कौन से सेल रिलीज करते हैं? आपके बेसोफिल और मास्ट सेल्स, वो कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करते हैं। और कुछ टिश्यू में से भी, जारी बात है, इन्फ्लेम टिश्यू से भी रिलीज होते हैं। वो कीमोटैक्टिक फैक्टर इयोसिनोफिल को बुलाते हैं कि यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करो, ठीक है, इन पैरासाइट्स को या इन फॉरेन मटेरियल को किल करो। कैसे किल करते हैं? ये तीनों लिखे हुए हैं सब्सटेंसेस जिनकी मदद से ये किल करते हैं। इयोसिनोफिलिया और इयोसिनोपिनिया, मैंने कहा जहां पे भी वर्ड आ जाए, पिनिया का मतलब होता है डिक्रीज, फिलिया का मतलब इंक्रीज। तो फिलिया के अंदर दो चीजें आपने याद रखनी। इयोसिनोफिलिया पैरासाइट इन्फेक्शन और एलर्जिक कंडीशन, बाकी छोड़ दें, बेशक आप लोग ना याद रखो कि बस डिजीज के अंदर भी इयोसिनोफिलिया होता है। एडिसन डिजीज के अंदर भी आप आगे जाके पढ़ोगे, एडिसन क्राइसिस होता है, उसमें इयोसिनोफिलिया होता है। ड्रग लाइक एस्पिरिन, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इयोसिनोफिलिया करा सकते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट होता है वो भी इयोसिनोफिलिया हो सकता है इन ड्रग्स का, एस्पिरिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन जो याद रखने वाली दो चीजें हैं बेटा, वो दो ऊपर सबसे टॉप लिखी हुई हैं। इयोसिनोफिलिया बल्कि पैरासिटिक इन्फेक्शन ऊपर और एलर्जिक कंडीशन नीचे करो। ठीक है जी, कि इयोसिनोफिलिया जब पैरासिटिक होता है तो इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है और एलर्जिक कंडीशन में भी बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादातर एलर्जिक कंडीशन के अंदर बेजोफिलिया होता है, बेजोफिलिया। ठीक है जी। इयोसिनोपिनिया, इयोसिनोपिनिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि आप स्टीरॉइड सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही किसी को। उनके नेट का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज भी नहीं जा रही है। सर तो चले गए हैं मेरे को। बेटा मैं कहां पे था जब ये कनेक्शन खत्म हुआ? सर इयोसिनोपिनिया। हाँ, इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया मैं बता रहा हूं कि सिर्फ दो ऊपर कंडीशन आप याद रख लो, एलर्जिक कंडीशन और पैरासिटिक इन्फेक्शन। और सबसे पहले पैरासिटिक इन्फेक्शन ध्यान में रखो, ठीक है, और एलर्जिक कंडीशन। और बेजोफिलिया जो होता है वो यहाँ लिखा हुआ, लेकिन बेजोफिलिया आ जाए तो वो एलर्जिक कंडीशन में आएगा। ठीक है जी। और इयोसिनोपिनिया स्टेरॉइड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कॉज याद रख लो।
आप बेजोफिल और इयोसिनोफिल में से कोई चीज पूछनी हो तो बेटा आप लोगों। Sir, mast cells को describe कर दें। मैस्ट सेल्स आर जस्ट लाइक बेजोफिल, ये आर ड्राइव्ड भी बेजोफिल से ही होते हैं, इनका फंक्शन भी बेजोफिल ही है। Okay, sir. जी, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया वाली स्लाइड नजर आ रही है सबको? यस सर। चलें, अभी तक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बताई, एक रोल बेजोफिल इन एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बताया, ठीक है। बेजोफिल का रोल कैसे एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में है जी, कि जब भी कोई भी एलर्जन आता है, कोई एंटीजन आता है, उसके खिलाफ आईजी एंटीबॉडी बनती है, तो कम्प्लेक्स बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी। वो कम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं आपके बेजोफिल और मास्ट सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे ही वहां वो अटैच होता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम करता है वो फ्यूज कर देता है बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स को मेम्ब्रेन के साथ, और एक्सोसाइटोसिस ये ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाती हैं। इनमें से जो सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं, ठीक है। ब्रोंकियल मसल जी, सर ये बेसोफिल ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ये तो ग्रेन्यूल्स हैं, सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये सब्सटेंसेस होती हैं, सर ठीक है जी। तो वो फिर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन राइनाइटिस होता है, रनिंग ऑफ नोज होता है, ठीक है। इयोसिनोफिल का मैंने जो आपको फंक्शन बताया, वो मेन फंक्शन ये है कि पैरासाइट किलिंग, और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन में भी ये होते हैं। पैरासाइट को किल कैसे करते हैं, इनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे निकलते हैं, हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। और उसके अलावा इनके लिए जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं वो आपके बेजोफिल से रिलीज होते हैं, बेजोफिल से रिलीज होते हैं कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर, जो न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल को कहते हैं कि इस जगह इन्फेक्शन है, उस जगह वो पहुंचते हैं और वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। जैसे आपने न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपिनिया की कॉजेज कही थी, ऐसे इयोसिनोफिलिया और बेजोफिलिया दोनों की एक ही कॉज है, एक तो एलर्जिक एक्शन, लेकिन इयोसिनोफिलिया के साथ एक एक्स्ट्रा भी है, पैरासाइट किलिंग। और इयोसिनोपिनिया में आप जो है स्टेरॉइड देते हो, ठीक है। अब आ जाओ जी ल्यूकीमियाज पे। ल्यूकीमिया इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs, इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। दो टाइप होती है, माइलोजीनियस ल्यूकीमिया और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकीमिया, नॉट कंट्रोल्ड प्रोडक्शन, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। टाइप्स को मैं बताऊं कि ये टाइप के नाम क्यों हैं, माइलोजीनियस ल्यूकीमिया और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया क्यों हैं? सर एक माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं और शाबाश। अगर माइलॉइड स्टेम सेल जो सेल बनने जा रहे हैं उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होगी तो वो माइलोजीनियस ल्यूकीमिया होगा, और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा अगर लिम्फोइड जो स्टेम सेल्स हैं उनसे जो सेल बनने जा रहे हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है जी। इफेक्ट्स इन ल्यूकीमियाज का क्या हो सकता है, बस इस स्लाइड के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ल्यूकीमिया की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को क्यों हम ये कहते हैं। इफेक्ट क्या होता है जी ल्यूकीमिया का? पेन होती है, बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल बोन मैरो, उसकी जगह ब्लास्ट सेल्स आ जाते हैं, ल्यूकीमिया के WBCs आ जाते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, एक्सेसिव यूज ऑफ सबस्ट्रेट बाय ल्यूकीमिया। क्लिनिकल कोर्स क्या होता है जी? सडन ऑनसेट भी हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, फीवर, इन्फेक्शन, बोन पेन, जनरलाइज्ड लिम्फोडिनोपैथी, ठीक है। लिम्फोडिनोपैथी, लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं, स्प्लिनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, ठीक है। और लिम्फ नोड जिसमें इनलार्ज होते हैं वो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, ALL, ठीक है। यूजुअली ये होता है लिम्फोडिनोपैथी जिसमें होती है वो यूजुअली लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है। चलो आसान वर्ड में आपको बता दूं, स्प्लिनोमेगैली होती है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, हेपेटोमेगैली होती है, लिवर इनलार्ज हो जाता है इन पेशेंट्स का, CNS में सिम्टम्स हेडेक, वोमिटिंग और पैरालाइज हो जाता है बंदा, ठीक है जी। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो करने वाली चीज है वो ये है कि इसकी डेफिनेशन, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs, मे बी एक्यूट मे बी क्रॉनिक। टाइप इसकी माइलोजीनियस और लिम्फोजीनियस। माइलोजीनियस क्यों कहा गया, लिम्फोसिटिक क्यों कहा गया?
इफेक्ट इसके बोन पेन होती हैं, बोन फ्रैक्चर्स हो जाती हैं। उसके अलावा सडन ऑनसेट एनीमिया, फीवर, हेपेटोमेगैली, लिवर का इनलार्ज हो जाना, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का बड़ा हो जाना, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड का इनलार्ज हो जाना। ठीक है, और ये यूजुअली लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में होता है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एलएल उसको कहते हैं। ठीक है, बाकी बेटा ये ल्यूकीमिया आप इंशाल्लाह 4th ईयर में जब जाओगे तो आपको डिटेल में ये पढ़ाया जाता है। हीमाटोलॉजी जब आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि एक्यूट क्या होता है, क्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, और आगे फर्दर भी इसकी टाइप्स हैं। अभी हमने फिजियोलॉजी के लिहाज से सिर्फ ये पढ़ना था कि ल्यूकीमिया होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके आपके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेशेंट क्या बताएगा और आप एज अ डॉक्टर उसको किस तरह से देखोगे। लिम्फोडिनोपैथी, लिम्फ नोड पैल्पेट करोगे, स्प्लीनोमेगैली देखोगे, हेपेटोमेगैली देखोगे, अनीमिया देखोगे, ये साइन है। सिम्टम्स हैं, पेशेंट बताएगा पेन हो रही है मुझे, हेडेक है, वॉमिटिंग है। ठीक है, और पैरालाइज तो आपने नजर आ जाएगा और पेशेंट भी बता देगा। ट्रीटमेंट इसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही है। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ल्यूकीमिया की क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और ल्यूकीमिया डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कोई बताएगा? यहाँ नहीं हुआ सर ब्लड टेस्ट से आपकी चले, ब्लड से बेसिकली ब्लड टेस्ट से भी हो जाता है, लेकिन वो बेसिकली आपका जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। शाबाश, बोन मैरो एस्पायरेट, बोन मैरो एस्पायरेट करते हैं। ठीक है, हिप बोन की बोन मैरो एस्पायरेट करते हैं और फिर उसको देखते हैं। ठीक है, और ब्लड से भी होता है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक चीजें आपको आती हैं सामने। तो यहाँ पे दोबारा ल्यूकीमिया बता रहा हूँ, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs, दो हैं, माइलोजीनियस और लिम्फोसिटिक। इसकी जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो बोन पेन होती है, बोन इजीली फ्रैक्चर हो जाती है, सडन ऑनसेट, हेडेक, वॉमिटिंग, और साइन में लिम्फोडिनोपैथी, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली। और यहाँ पे एक MCQ की सूरत में भी आपसे पूछा जा सकता है, लिम्फोडिनोपैथी यूजुअली एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में होता है, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में होता है। वैसे ये पैथो का MCQ है, आपका नहीं है, लेकिन बहरहाल पूछा जा सकता है। डायग्नोसिस आपकी किस तरह से डायग्नोस करते हैं, तो बोन मैरो एस्पायरेट, बोन मैरो एस्पायरेट। ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस नॉर्मल ल्यूकोसाइट 4000 से 11000 होती हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये WBCs होती है, यानी कि आप कोई चीज देते हो तो उससे प्रोडक्शन उसकी WBC सेटल डाउन हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ WBCs या कंट्रोल्ड WBCs, कंट्रोल तो नहीं होगी, कंट्रोल्ड WBCs, या इंक्रीज का वर्ड यूज करो, प्रोडक्शन ऑफ WBC। वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBC थी, ये कंट्रोल्ड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ WBC। एंड व्हाट इज ल्यूकोमाइट रिएक्शन, अब ये जरा गौर से देखना, फिर मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर करता हूं। दिस इज एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस न्यूट्रोफिलिया इन विच TLC is 30,000 to 50,000 or higher. This picture may mislead one to leukemia, but no blast cells are seen in the blood of the patient of leukemia reaction. अब सुन ले जी बात, आपको तीनों चीजें आ जाती हैं। वो एक आपको कहते हैं, आपको MCQ आता है कि जी ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा है। ठीक है, अगर तो वो कहते हैं ल्यूकोसाइट काउंट 30,000 से 50,000 है, तो 30,000 से अगर ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा है तो या तो वो ल्यूकोमाइड रिएक्शन है या वो ल्यूकीमिया है। ठीक है, या वो ल्यूकीमिया है या ल्यूकोमाइड रिएक्शन है। लेकिन ल्यूकीमिया में जो होते हैं ब्लास्ट सेल्स नजर आते हैं, लार्ज सेल्स नजर आते हैं, क्योंकि ये स्टेम सेल्स का ल्यूकीमिया हो रहा है ना, बड़े बड़े सेल आपको नजर आते हैं। लेकिन ल्यूकोमाइड रिएक्शन में आपको ब्लास्ट सेल्स नजर नहीं आते। ठीक है,
ल्यूकोमाइड रिएक्शन और ल्यूकीमिया में क्या फर्क है कि दोनों में ये आपका टीएलसी बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। 30,000 से 50,000 जो कि नॉर्मल 11,000 तक था, नॉर्मल 11,000 था, यहाँ पे 30 से 50,000 तक पहुंच गया। और आप इसको कह सकते हो, इसमें आप देखोगे कि ब्लास्ट सेल्स हैं कि नहीं है। अगर तो ब्लास्ट सेल्स नहीं है, ठीक है, अगर तो ब्लास्ट सेल्स नहीं है फिर आप ये जो ल्यूकोमाइड रिएक्शन है। अगर ब्लास्ट सेल्स हैं तो फिर आप कहोगे ल्यूकीमिया है। लेकिन अगर ब्लास्ट सेल्स नहीं है तो फिर आप ये भी कह सकते हो जी ये ल्यूकोमाइड रिएक्शन हो सकता है और ये ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकता है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो याद रखो कि ल्यूकोसाइटोसिस ऑलमोस्ट 30-35,000 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन अगर 30,000 वैल्यू आ गई है तो फिर आप क्या देखोगे, फिर आप न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल देखोगे। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर सारा कुछ ही बढ़ा हुआ होता है, लेकिन ल्यूकोमाइड रिएक्शन सिर्फ न्यूट्रोफिल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी समझ नहीं आई किसी को? सर आपकी आवाज ही चली गई। सर आपकी आवाज नहीं आई, कटी सारी। कब से कटी बेटा? उस टाइम ही बोला करो। सर ल्यूकोसाइटोसिस फोन कर दो। सर बताया था वो सर आपको भी नहीं आई आवाज। अच्छा बहरहाल ये दोबारा देख लो बेटा। मैंने ये बताया कि ल्यूकीमिया क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज दो टाइप के होते हैं। माइलोजेनियस ल्यूकीमिया जो कि माइलाइट सेल्स का जो होता है ल्यूकीमिया होता है, उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है। और लिम्फोसिटिक जो कि लिम्फोसाइट्स का ल्यूकीमिया होता है, उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है। आपके लेवल पे फिजियोलॉजी के अंदर ये काफी है। ल्यूकीमिया की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, साइन सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। मजीद आपको पैथो में जाके इसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी। वो क्या होती है कि बोन्स जो हैं वो इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं, बोन्स पेन होती है, स्प्लेन इनलार्ज हो जाती है, लिवर इनलार्ज हो जाता है, लिम्फ नोड पैल्पेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके साइन सिम्टम्स थे। इस डायग्नोसिस बोन मैरो एस्पायरेट करते हैं। ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है जी। अब ल्यूकोसाइटिस क्या है? वो है कंट्रोल्ड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यानी कि उसमें भी डब्ल्यूबीसीज बढ़ रहे हैं। कितने? 11,000 नॉर्मल होते हैं, उसमें हो सकता है 15,000 हो, 20,000 हो, ठीक है। तो वो ल्यूकोसाइटोसिस होगा। अब ल्यूकीमिया में ब्लास्ट सेल्स नजर आते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस में ब्लास्ट सेल्स नहीं आते। एक तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब ल्यूको रिएक्शन क्या है? ल्यूकोमाइड रिएक्शन बेसिकली आप कह सकते हो कि इनके बीच में है, दोनों के, ल्यूकोसाइटोसिस के और ल्यूकीमिया के। लेकिन फर्क ये, ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर ब्लास्ट सेल्स नहीं होते और ल्यूकीमिया में ब्लास्ट आपको नजर आते हैं। लेकिन फिर ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमियाइड रिएक्शन आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन में न्यूट्रोफिलिया होता है, वेयर ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर सारे ही सेल बड़े हुए होते हैं, यानी कि आपके लिम्फोसाइट भी, न्यूट्रोफिल भी, इयोसिनोफिल भी, बेसोफिल भी। लेकिन ल्यूकोमाइड रिएक्शन में ज्यादातर न्यूट्रोफिलिया होता है और काउंट जो है वो 50,000 से आ सकती है। ल्यूकोसाइटोसिस में इतनी काउंट ज्यादा नहीं जाती, ठीक है जी। तो सर किसमें काउंट ज्यादा इंक्रीज हो जाती है? काउंट ज्यादा इंक्रीज तो सब में ही हो जाती है, ल्यूकीमिया में भी, ल्यूकोसाइटोसिस में भी, ल्यूकोमाइड रिएक्शन में भी। लेकिन ल्यूकीमिया में आपको ब्लास्ट सेल्स नजर आएंगे,
ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोमाइट रिएक्शन में आपको ब्लास्ट सेल्स नजर नहीं आएंगे। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आगे उनके फर्दर देखना पड़ेगा। ल्यूकोमाइट रिएक्शन में आपको ज्यादा न्यूट्रोफिलिया आएगा। और दूसरा मैं एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं कि ल्यूकोसाइटोसिस जो है ये कंट्रोल प्रोडक्शन आप कह रहे हो ना, तो ये 30,000 से ऊपर नहीं जाएगी, वेयर ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर 30,000 से ऊपर जा सकता है काउंट। बेसिकली ल्यूकोमाइट रिएक्शन ल्यूकोसाइटोसिस ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। जो आपका ल्यूकीमिया है वो अलग चीज है। यस सर। समझ आ गई आपको? यस सर। अभी ये लिखा हुआ है कि नहीं, ये हुरिश नहीं लिखा हुआ है, नो। आपको समझ नहीं आई? सर आई है समझ सर, वो आवाज का पूछ रहे थे उसमें बता रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं समझ आई तो फिर आप तो समझ सकती हैं अच्छी तरह, ये आपका टॉपिक है अपना। ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होता है? बोन मैरो प्रोड्यूस वेरी फ्यू और स्टॉप प्रोड्यूसिंग WBC, यानी कि बोन मैरो से ल्यूकोपीनिया, मैंने कहा पीनिया जहां पे भी आए उसका मतलब है कम, तो WBC कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं, यानी कि 4000 से नीचे आए तो उसको ल्यूकोपीनिया कहोगे। कॉजेज क्या हो सकती है ल्यूकोपीनिया की? एप्लेजिया ऑफ बोन मैरो ड्यू टू रेडिएशन, कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जो कि बोन मैरो को डिप्रेस कर देती हैं और ल्यूकोपीनिया हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट इसका माउथ, कोलोन अल्सर, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकता है। डेथ कैन अकर विद इन अ वीक आफ्टर इन्फेक्शन बिगिन। जब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आप जो ल्यूकोसाइट्स हैं वही तो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और ल्यूकोसाइट्स ही कम है और इन्फेक्शन हो गया है तो डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी ये मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दोगे इसमें ल्यूकोपीनिया में? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, और जब आपसे पूछा जाता है आप कहता है कि स्लाइड में लिखा हुआ है, और मैं अभी इधर जो मेरे पास बच्चे एंड कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ रीजन ये लिखने की। ये गलत लिखा हुआ है लेकिन मैं रीजन बताऊंगा, ये सही भी लिखा हुआ है। लेकिन जब आप वाइवा देने जाते हो आप कहते हो जी ट्रीटमेंट क्या है, ल्यूकोपीनिया क्या होता है? डिक्रीज WBC प्रोडक्शन, इतनी 4000 से कम। कॉजेज क्या हो सकती हैं जी? बोन मैरो डिप्रेस हो सकती है, कुछ ड्रग्स की वजह से भी, रेडिएशन की वजह से भी, और इसमें इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और डेथ हो सकती है ड्यू टू इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो आप कहते हो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और साथ आप कह देते हो एंटीबायोटिक। इस पे अगला क्वेश्चन आपसे ये होता है क्या एंटीबायोटिक होगी? उधर आप कह रहे हो कि जब ल्यूकोसाइटोसिस होता है या न्यूट्रोफिलिया होता है, एक्यूट इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, तो आप एंटीबायोटिक देते हो। उधर आप ल्यूकोपीनिया में भी एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो ये ठीक बात है। सर वहाँ पर तो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स वगैरह है ना, जो मतलब के लड़ने के लिए वहाँ पर है, लेकिन हाँ, और ल्यूकोसाइटोसिस को आप कम कर, शाबाश, हाँ। ल्यूकोसाइटोसिस को आप कम करने के लिए एंटीबायोटिक देते हो, ठीक है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स आपके ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, ल्यूकोसाइट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन इधर तो ल्यूकोपीन है, तो इधर आप एंटीबायोटिक दोगे तो ल्यूकोपीनिया और कम हो जाएगी, लेकिन आपको देनी पड़ती है वो किस तरह? कंट्रोल्ड अमाउंट में, क्योंकि अगर इन्फेक्शन अगर स्टार्ट हो गया और सिर्फ इन्फेक्शन के केस में आप देते हो ल्यूकोपीनिया के पेशेंट को, अगर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक दोगे तो उसका और नुकसान होगा, एंटीबायोटिक नहीं दोगे तो और नुकसान होगा, ठीक है जी। तो इसलिए उसको कंट्रोल डोज के अंदर आप एंटीबायोटिक देते हो ताकि उसका इन्फेक्शन सेटल हो, ठीक है जी। चलें, यहां तक किसी को कोई पूछना है? बेजो का फंक्शन बताया, इयोसिनोफिल का फंक्शन बताया, बेजोफिलिया बताया, इनोफिलिया बताया, इयोसिनोपिनिया भी बताया।
फिर मैंने आपको बताया ल्यूकेमिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ल्यूकोमाइड रिएक्शन क्या है और ल्यूकोसिटोसिस क्या है, फिर बताया ल्यूकोपीनिया क्या है। ठीक है, अब ये लास्ट 2 स्लाइडें रह गई आपकी मोनोसाइट्स, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की, ये बताने लगा हूं, लेकिन इससे पहले मुझे किसी को अगर समझ नहीं आई तो हाँ जी बेटा, समझ आ गई है? चलूं आगे? जी सर। यस सर, यस सर। चलें जी। लास्ट आपका जो सेल था वो है मोनोसाइट, बल्कि ये अब एक ग्रेन्युलोसाइट हो गए। ग्रेन्युलोसाइट आपके पूरे हो गए। ग्रेन्युलोसाइट क्या थे? न्यूट्रोफिल था, इयोसिनोफिल था और बेसोफिल था। न्यूट्रोफिल मैंने आपको पिछली दफा पढ़ाया, जो कि आपके टेस्ट में भी कल शामिल है। इयोसिनोफिल और बेसोफिल आपका आज पढ़ाया मैंने, और साथ मैंने आपको ल्यूकीमिया, रिएक्शन, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में बताया। ठीक है, अब आ जाओ ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 थे, एक मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, जब हम लिम्फोसाइट का काम ही इम्यून सिस्टम के अंदर है, इम्यूनिटी के अंदर है। बी और टी लिम्फोसाइट, दो उसकी टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, वो हम इंशाल्लाह इम्यूनिटी के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की, और ये मैंने बताया था कि मोनोसाइट जब सर्कुलेशन में एंटर होते हैं विद इन 24 आवर्स ये इनलार्ज होके मैक्रोफेज बन जाते हैं। ठीक है, मोनोसाइट 2 to 8% होते हैं, और ये लार्ज सेल्स होते हैं, 16 to 18 माइक्रोन इनका साइज होता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और न्यूक्लियस तो जाहिर बात है सब में होता है। ठीक है, मोनोसाइट कंटेन अ डार्कली स्टेन्ड पर्पल nucleus which is horseshoe shaped or kidney shaped. Their cytoplasm contain enzymes. कौन कौन से enzymes? Lysozymes, peroxidase, hydrolytic and proteolytic enzymes. इनके अंदर enzymes होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं ना, और फेगोसाइटोसिस वाले सारे एंजाइम इनके अंदर भी होते हैं। मोनोसाइट खुद से फेगोसाइटोसिस नहीं करते, ये मैक्रोफेज बनते हैं तो फिर ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, याद रखना। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं आपके जो फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं। मोनोसाइट 2 to 8%, 16 to 18 माइक्रोन का साइज है, इनका लार्ज न्यूक्लियस है जो किडनी शेप्ड है, और इनके साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स हैं जो कि आपकी फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं। Functions: when monocytes enter the circulation from bone marrow, these cells circulate in blood for 24 hours, and these circulating monocytes are called mobile macrophages. विद इन 24 आवर्स ये इनलार्ज हो जाते हैं, और इन मोनोसाइट्स को आप मोबाइल मैक्रोफेजेस कहते हो, घूमने फिरने वाले मैक्रोफेज। आफ्टर दैट लीव द ब्लड टू एंटर द टिश्यू वेयर दे डिफरेंशिएट इनटू टिश्यू मैक्रोफेजेस। कुछ टाइम के बाद ये जाके टिश्यू में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब टिश्यू कौन से हो सकते हैं? स्किन, जो स्किन में होते हैं उनको हिस्टियोसाइट कहते हैं, जो लंग्स में होते हैं उनको एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो लिवर में होते हैं उनको क्या कहते हैं? कुफर सेल्स, जो ब्रेन में होते हैं उनको क्या कहते हैं? माइक्रोग्लाया, जो लिम्फ नोड के में अंदर होते हैं उनको लिम्फ नोड मैक्रोफेजेस, स्प्लीन के अंदर उनको रेड पल्प मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये आगे जाके हम इनके नाम याद करेंगे, ये एग्जांपल्स हैं। मोनोसाइट जो है वो कहते हैं कि मोनोसाइट जैसे सर्कुलेशन में एंटर होते हैं विद इन 24 आवर्स ये इनलार्ज होते हैं, और इनको आप मोबाइल मैक्रोफेजेस कहते हो। फिर ये ब्लड को छोड़ते हैं और टिश्यू में जाके बैठ जाते हैं, और इनको कहते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस और फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। किन किन टिश्यू ये बैठ सकते हैं? स्किन, लंग्स, लिवर, ब्रेन, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड साइनोवियल फ्लूइड ऑफ गैस। These fixed macrophages may attach for a month or even year until they are called on to perform special local protective function. ये मैक्रोफेजेस आपके महीनों और सालों जिंदा रहते हैं जब तक कि ये अपना प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर लेते। These macrophages develop from monocyte, digest and kill the invading organism by the process of phagocytosis. ये मैक्रोफेजेस डेवलप हुए आपके मोनोसाइट से, और ये डाइजेस्ट करते हैं, मारते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू में आता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है जी, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो
सर ये समझ आ गई? ये तो बहुत सिंपल था कि मोनोसाइट मैक्रोफेज बनते हैं और ये फेगोसाइटोसिस इनका काम है। और ये दो तरह के होते हैं, एक वो मोनोसाइट जो सर्कुलेशन में लार्ज हो जाते हैं उनको मोबाइल कहते हैं, फिर ये जो मोबाइल टिश्यू में बैठ जाते हैं उनको फिक्स्ड कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो सबसे पहले ये उनको खाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक हो गया। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपके, और न्यूट्रोफिल फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब ये बोन मैरो में आप देखो जी, बोन मैरो के अंदर आपका क्या, सबसे पहले मोनोब्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ जाए, ये बोन मैरो है तो मैक्रोफेज डेंड्रेटिक सेल प्रिकर्सर, यानी ये मैक्रोफेज के प्रिकर्सर भी आप कह सकते हो। माइलाइट स्टेम सेल, ये किसके लिए? प्लोरीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल थे, माइलाइट स्टेम सेल, या इसको कह सकते हो ये प्रिकर्सर तो वैसे ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स का भी है, ये प्रिकर्सर मेगाकैरियोसाइट्स का भी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस, यहाँ आप लिख सकते हो मोनोसाइट मैक्रोफेज प्रिकर्सर्स, या इससे डेंड्रेटिक सेल भी होते हैं। ठीक है, बोन मैरो में जो आपके माइलाइट सेल्स हैं जो कि मोनोमैक्रोफेजेस डेंड्रेटिक सेल प्रिकर्सर्स हैं, उनसे डेंड्रेटिक सेल निकलेगा। और डेंड्रेटिक सेल जो है बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ये बिल्कुल फेगोसाइटोसिस नहीं करते, जस्ट ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और ये सिर्फ आपका एंटीजन प्रेजेंट करते हैं कि जी ये फॉर एग्जांपल ये लिम्फोसाइट को प्रेजेंट कर देंगे कि ये एंटीजन आया है, इसके ऊपर काम करो। ठीक है, दीज जस्ट सपोर्टिंग सेल्स, ये कोई भी फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी नहीं करे। ठीक हो गया जी। तो आपके कह सकते हैं कि ये जो प्रिकर्सर सेल्स हैं डेंड्रेटिक सेल निकलेंगे और मोनोब्लास्ट। डेंड्रेटिक सेल प्रिकर्सर से डेंड्रेटिक सेल नहीं आएंगे, ठीक है, जो कि जाके टिश्यू में अपना काम करेंगे, जब भी कोई ऐसा फॉरेन एंटीजन आएगा तो उसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, उनकी एग्जांपल लैंगरहैंस सेल्स स्किन के अंदर। ठीक है, ये याद रख लेना, लैंगरहैंस सेल्स स्किन के अंदर। अच्छा, अब इस तरफ आ जाए जी मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट और फिर मोनोसाइट। मोनोसाइट मैच्योर होके ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड वो इनलार्ज होके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। यही जो मैक्रोफेजेस इसको मोबाइल कहते हैं, जब ये जाके टिश्यूज में बैठ जाएगा इसको टिश्यू मैक्रोफेजेस कहेंगे। ये गौर से समझ लें, इसी के साथ ही आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कवर हो जाएगा। आपके बोन मैरो में प्लोरीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल था, उसका आपका माइलाइट स्टेम सेल निकला। माइलाइट स्टेम सेल से ही आपके मोनोसाइट मैक्रोफेजेस प्रिकर्सर सेल्स निकले। अब मोनोसाइट जो सेल्स है प्रिकर्सर सेल्स है, उनसे सबसे पहले मोनोब्लास्ट, ये मोनोसाइटोपोइसिस हो रही है, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट, 3 फेजेस हैं। और ये मोनोसाइट फिर सर्कुलेशन में आएंगे, लार्ज होकर मैक्रोफेजेस बनेंगे, और ये मैक्रोफेजेस मोबाइल कहलाएंगे। जबकि टिश्यू में बैठ जाएंगे तो इसको टू मैक्रोफेजेस कहेंगे। टिश्यू में ये बंदा बनाना जरूरी कोई नहीं है, आप यहाँ पे एरो लगा के लिख सकते हो। इन ब्रेन माइक्रोग्लाया, साइनोवियल में ब्रेन में साइनोवियम, लंग्स में एल्वुलर मैक्रोफेजेस, लिवर में कुफर सेल्स, स्प्लीन में रेड पल मैक्रोफेजेस। ठीक है, और पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस, बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट, बोन्स के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो सेल्स ये प्रिकर्सर निकले वो डेंड्रेटिक सेल्स हैं, जस्ट सपोर्टिंग सेल्स, और ये बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंगरहैंस सेल्स स्किन में। ठीक है जी, इस स्लाइड की किसको समझ नहीं आई? इस स्लाइड में आपको एक तो मोनोसाइटोपोइसिस बताया है। ठीक है, मोनोसाइटोपोइसिस ये सारा है, प्लोरीपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, माइलाइट स्टेम सेल, माइलाइट से मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, मोनोसाइट, और फिर ये सर्कुलेशन में जब ये पहुंचा ये मैक्रोफेजेस बन गए, इनको मोबाइल का। और जब ये टिश्यू में ये डिफरेंट टिश्यू में इनके डिफरेंट नाम है, इनको टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट प्रिकर्सर सेल्स हैं वही डेंड्रेटिक सेल्स के भी प्रिकर्सर हैं, उनसे भी डेंड्रेटिक सेल्स भी निकलेंगे, और डेंड्रेटिक सेल बनेंगे जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, और ये फेगोसाइटोसिस नहीं करते। यहां तक समझ आ गई? जी सर। सो गए? नहीं सर, उठे नहीं। जरा बेटा, ये अब बस आपको पढ़ा दिया, ये अब समरी है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम।
रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को आप सिस्टम ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेज भी कहते हो, ठीक है। ये मोनोसाइट मैक्रोफेज का जो सिस्टम है, जो ये एक्टिविटी करते हैं, उसी को रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट, मोबाइल मैक्रोफेजेस, fixed tissue macrophages and few endothelial cells in bone marrow, spleen and lymph node are called monocyte macrophage system और reticuloendothelial system। यही आपके जो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस और कुछ एंडोथेलियल सेल्स बोन मैरो में है, स्प्लीन में है, लीवर में है, लिम्फ नोड में है, ब्रेन में है, बोन्स के अंदर है, ठीक है। उनको आप कहते हो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। दोबारा ये वही दिखाया है, माइलाइट ओरिजिनेटर सेल्स या माइलाइट स्टेम सेल्स, उससे आपके ये मोनोसाइट निकल रहे हैं। यहाँ ये नहीं दिखाया हुआ कि मोनोब्लास्ट, ठीक है, और मोनोब्लास्ट से आपके प्रोमोनोसाइट और फिर ये दोनों मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स बेसिकली आपके फिर मैक्रोफेजेस बनते हैं और टिश्यूज में जाके बैठ जाते हैं। ब्रेन में माइक्रोग्लिया, आपके कनेक्टिव टिश्यू या स्किन में हिस्टियोसाइट्स, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, लिवर में कुफर सेल, और जो आपके उसमें लंग्स में है वो आपके एल्व्यूलर मैक्रोफेज। या आपको नाम अगर भूल भी जाए तो टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस कह सकते हो, लेकिन नाम आपने याद रखना है, हमेशा आता है। डिफाइन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, बेसिकली इट इज द सिस्टम ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, मोबाइल मैक्रोफेजेस एंड फिक्स्ड मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल्स। एंड गिव 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल। तो एग्जांपल आपने ये देनी होती हैं, कुफर सेल लिवर में, ऑस्टियोक्लास्ट बोन में, जो आपको 2-3 याद रह जाए, ठीक है। ये आप छोड़ दो, इस चीज को आप बिल्कुल भूल जाओगे, ये भी कुछ है। ये रिक्रूटेड मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस आप रिक्रूट करते हो क्लासिकल पाथवे मैक्रो, यानी कि वो फॉलो करके उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे, इनको छोड़ दो आप, ठीक है। आप ये वाली फ्लो चार्ट याद रखो बस। ये वाला आपने याद रखना है, इसमें मोनोसाइटोपोइसिस बताई गई है और आपको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मैक्रोफेजेस की एग्जांपल्स बताई गई हैं। ये भी आपको बताया गया है कि ये बेसिकली सिस्टम ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेज और एंडोथेलियल सेल्स हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं ये, लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, लंग्स में और आपके बोन्स के अंदर। तो इस सिस्टम पूरे को कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, ठीक है। ये फिर उन्होंने मोनोसाइटोपोइसिस बताई, लेकिन इसमें डिटेल नहीं बताई। मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट। ये मोनोसाइट फिर टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेज बनेगा। कौन कौन से टिश्यू हैं ये है। फिर एग्जांपल उन्होंने दी है स्किन में हिस्टियोसाइट्स, ठीक है जी, मैक्रोफेज इन लिम्फ नोड। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये मैक्रोफेज वहां बैठे होंगे, ये उसको फेगोसाइट कर लेंगे। लिवर में कुफर सेल्स, लंग्स में एल्व्यूलर मैक्रोफेज, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, स्प्लीन में रेड पल्प मैक्रोफेजेस। अब फंक्शंस क्या हैं बेटा, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का फंक्शन आपके ख्याल में क्या होगा? कोई एक बच्चा बता दे, खत्म होने वाला बेटा, सिर्फ 2 मिनट। क्या होगा फंक्शन मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का? सर डिस्ट्रॉय करते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस। बेटा बार बार बता रहा हूं कि ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। और दूसरा है, अगर इनसे फेगोसाइटोसिस नहीं होगा या वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो ये एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे एक्ट करेंगे। ये एंटीजन प्रेजेंट कर देंगे किसको? लिम्फोसाइट्स को, कि हमारे से काम भारी है, इसका मुकाबला आप करें, ठीक है जी। तो मेजर ये 2 कंडीशन है। आपने बताया था कि न्यूट्रोफिल कितने बैक्टीरिया खत्म कर सकते हैं? 225। मैक्रोफेजेस फेगोसाइट 100 बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नेक्रोटिक टिश्यू, वायरस वैसे ये इनगल्फ नहीं करते। इनगल्फ बैक्टीरिया, नेक्रोटिक टिश्यू, फंजाई, मलेरियल पैरासाइट एंड इवन ट्यूमर सेल्स and destroy them by releasing lipases and proteolytic enzyme from lysosome। इनके लाइसोसोम में ये एंजाइम्स होते हैं, हमने बात की, और उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Macrophage antigen and bacteria as these cells have receptor for binding of these harmful substance। ये क्या करते हैं, ये जिस सब्सटेंस को या फॉरेन मटेरियल को खत्म नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको ट्रैप करते हैं और उसको
प्रेजेंट कर देते हैं आपके लिम्फोसाइट्स को। ये दो मेजर फंक्शन हैं इसके, बाकी फंक्शन इसी से निकाले हुए हैं। जैसे बैक्टीरियल सीडल फंक्शन, बात होगी फेगोसाइटोसिस वाली कि किल बैक्टीरिया बाय रिलीजिंग सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइपोक्लोरिक आयंस। रिमूवल ऑफ सेलुलर डिब्रेस एंड डेड सेल, दोबारा वही बात। सेक्रेटरी फंक्शंस, वही बात। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यही एंटीजन प्रेजेंटिंग वाली बात आ गई कि ये एंटीजन प्रेजेंट करेंगे आपके लिम्फोसाइट्स को और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेन फंक्शन आपके दो ही हैं, फेगोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बेसिकली ये एक दफा आया था 5 नंबर में, वेस्टर्न फंक्शंस ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो फंक्शन तो इसके वो हैं, फेगोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो अगर आप दो सिर्फ लिख देते हेडिंग्स तो आपको शायद नंबर 2 ही मिलते। इसी को आपने घुमाना है। फेगोसाइटोसिस में बैक्टीरियल सीडल भी डाल दो, रिमूवल ऑफ डिब्रेस और डेड सेल भी डाल दो, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपका एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। और सेक्रेटरी फंक्शन यही जो ये एंजाइम सेक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट आपके नंबर वो आने के लिए इसको लेबल कर दें। फंक्शन बेसिकली ये जो शुरू वाले 3 हैं ये फेगोसाइटोसिस के अंदर ही कवर हो जाते हैं। और ये एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि एंटीजन जब प्रेजेंट करेंगे लिम्फोसाइट को तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सर कल हमारे इंटरव्यू जिन टीचर्स ने लास्ट टाइम लिए थे उन्होंने देने हैं या अपना टीचर चेंज होंगे? क्या बेटा कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, जिन टीचर्स ने लास्ट टाइम हमारे वाइवास दिए थे उन्होंने वाइवास देने इस बार भी हमारे? नहीं बेटा, रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे आपके, उन टीचर्स ने नहीं लेने। हो सकता है कुछ आप में से रिपीट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होंगे। वो तो बेसिकली ये था क्योंकि वो बच्चे वही रखे गए जो उस टीचर के मेंटोर के बच्चे भी थे, तो हमने कहा था कि चलो सबसे हो जाएगी उनकी। लेकिन इस तरह वाइवा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह नहीं थी बेटा। वाइवा की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप वो इस तरह नहीं होती जैसे 1 से 25 एक के पास आएंगे, 25 आगे इस तरह चलते जाएंगे। इस तरह नहीं होता 10 ऐसे नहीं होगा। ठीक होगा सर। आप पहले 25 रख लें। पहले 25 रख लें, ठीक है जी। आज बेटा लेक्चर की किसको समझ आई है? यस सर। यस क्या सर। बात है, तू तो अभी सोया हुआ उठा है और कहता है यस सर। तो जी फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेज हो गया बेटा, ये दोबारा वही चीज है, ठीक है। इसमें आपके माइल्ड और लिम्फाइड स्टेम सेल्स हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल से आपके लिम्फोब्लास्ट और नेचुरल किलर सेल्स, माइल्ड स्टेम सेल से आपके ये एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ये प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, आपके सारे ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस हो रही है, ठीक है। और ये ए ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस हो रही है। और दोबारा ये वही बार बार वही चीजें, बोन मैरो से माइलाइट सेल और लिम्फाइड सेल से लिम्फोसाइट, और माइलाइट सेल से आपके एरिथ्रोसाइट्स आ रहे हैं, और आपके ये ग्रेनुलोसाइट्स आ रहे हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट भी आ रहा है। एरिथ्रोसाइट का जो फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लेटलेट का फंक्शन क्लॉटिंग में है, ठीक है। बेसोफिल जो है इन्फ्लेमेशन में इनका रोल है। न्यूट्रोफिल का भी इन्फ्लेमेशन, फेगोसाइट में यूसिनोफिल और मोनोसाइट, यानी कि फेगोसाइटोसिस जो कर रहे हैं वो न्यूट्रोफिल कर रहे हैं, यूसिनोफिल और मोनोसाइट मैक्रोफेज कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। और बेसोफिल जो है ये इन्फ्लेमेशन में रिलीज होते हैं और ये कीमोटैक्टर रिलीज करते हैं। फेगोसाइटोसिस आपके न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट करते हैं। और लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी आपकी 2-3 तरह की होती है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है जो नेचुरल होती है, इनबॉर्न होती है, और एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडी और मेडिएटेड, और ये आपकी लिम्फोसाइट ही प्रोवाइड करते हैं, बी और टी, ठीक हो गया जी। और ये आपके जो फेगोसाइटोसिस प्रोवाइड कर रहे हैं खासतौर पे न्यूट्रोफिल, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक। चलेंगे अब लिम्फोसाइट और इम्यूनिटी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कल, ठीक है। कल इसका स्टार्ट ले लेंगे। इनेट इम्यूनिटी आपको करवा दूंगा, एक्वायर्ड बाद में इंशाल्लाह ईद के बाद। फिर पहले आप मसला पढ़ लो। सर कल अगर पेपर के अंदर रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल आता तो हम उसकी वैल्यू -90 बताएंगे या -70? सर ने क्या है? सर ने -90 बताई है, लेकिन सर बुक में -70 लिखी हुई है,
और जो थ्रेशोल्ड की आप भी लिखी हुई कंसल्ट है ना करो फिर वहां डॉक्टर पर। फैसला आपको इस बारे में, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सर और भी आपसे क्वेश्चन पूछना है लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट के बारे में तो वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ओह लिम्फोसाइट कह रही हूँ, नहीं डब्ल्यूबीसी के बारे में। सर एक जो अच्छा फीडबैक अच्छा, कंट्रोल। एक पूछना है, वो बेशक अब रुक जाए। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो खत्म हो गया, इसको प्लीज कल आप दोबारा पढ़ लेना। टेस्ट पढ़ोगे, इस लेक्चर को मैं आपको नहीं कहूंगा कि इसको पढ़ लो एक दफा आधा घंटा पढ़ोगे। तो अभी जाके आप अपना टेस्ट तैयार करो और लेक्चर कल एक दफा पढ़ लेना जी। ये जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है जो मैक्रोफेजेस करते हैं क्या लाइन ऑफ बेटा? डिफेंस फर्स्ट है लाइन ऑफ डिफेंस कौन करता है? जो टिश्यू के अंदर मैक्रो। जी दूसरी ठीक हो गया। न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल। जब बात है, अगर वो फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर जाएगा, वो सारे मैक्रोफेज खत्म हो जाएंगे, तो सर्कुलेशन के मोबाइल जो आपके मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस है वो वहां पहुंच जाएंगे। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो बनेंगे ना जो मोबाइल वहां घूम फिर रहे हैं। और फोर्थ लाइन जो आपके बोन एरो से ज्यादा सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जब आपकी थर्ड लाइन भी यूज होना शुरू हो जाएगी तो आपकी बोन मैरो ज्यादा सेल प्रोड्यूस करेगी, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, ठीक है। तो वो जो सेल वहां पहुंचेंगे, ये नहीं होगा कि वो बोन मैरो में अपना एक्शन शुरू कर देंगे, वो वहां पहुंच के वो मैक्रोफेजेस बन के, वो न्यूट्रोफिल बन के अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है सर। ये मैं कंफ्यूज हो रही थी फीडबैक कंट्रोल द मैक्रोफेजेस में, और जो आपने पढ़ा था मेडिएशन ऑफ द इंफ्लेमेटरी रिस्पांस में, मतलब बुक से भी पढ़ा था तो वहां पर। एक मिनट देखते हैं क्या आप कह रही हो। क्या आप इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा बताओ? सर नहीं पहले मैं तो कंफ्यूजन फीडबैक दोनों में ये हो फर्स्ट रही हूँ लाइन कि ऑफ हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन की समझ आ गई? जी आ गई। फीडबैक आप कहाँ पे आप पढ़ा है ये? हाँ जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर ऐसे में ना बुक वो में यहाँ पे ये कोई है बेटा नाम। कि यही साइटोकाइंस को ही कहा गया ना उन्होंने, कि आपके जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो उनको दोबारा जाके उनको भी फीडबैक देते हैं। These factors are formed by activated macrophages, जैसे ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 है, ग्रेनोसाइट क्लोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, मोनोसाइट क्लोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये जाके और उनको स्टिमुलेट करेगा और आप यानी कि ये उनको फीडबैक देगा कि और प्रोड्यूस। ठीक है सर ठीक है। और ये बेसिकली ठीक है। एक ही चीज है, फीडबैक कंट्रोल और जो आप ये कह रहे हो ना मेडिएशन, जी वही ना। ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा साइटोकाइंस के बारे में बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसका हेडिंग चेंज किया। ये एक ही चीज है। ओके। इसमें साइटोकाइंस भी वही चीजें हैं जो आपके न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस से रिलीज हो रही हैं, ठीक है। इनका भी काम वही है। एक्सक्यूज मी सर, स्टार्ट में वो हेमोग्लोबिन का बताया था कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और पोली, वो दोबारा बता दें, मेरे सिग्नल नहीं आ रहे। बेटा आपने प्रो इरिथ्रोब्लास्ट लिखना है, सिंपल सॉरी, आपने पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट लिखना है जो गाइटर में लिखा हुआ है। हेमोग्लोबिन सेंसिस भी यही पड़ती है? हाँ जी वही। और अपीयर भी इसमें आती है? हाँ जी अपीयर। ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एनीमिया कितना हीमोग्लोबिन लेवल हो तो उस पे होता है, मतलब फीमेल्स में होता है ना कि 12 से एनीमिया 16 बेसिकली और। लेवल सबसे पहले तो देखते हैं आरबीसी काउंट को बेटा। अगर आरबीसी काउंट कम है तो फिर आप आगे फर्दर उसके पैरामीटर हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन पे जाते हैं। तो एनीमिया सिर्फ हीमोग्लोबिन के देख के आप नहीं लेबल करते, आप आरबीसी काउंट को भी देखोगे। सबसे पहले आरबीसी काउंट को देखोगे, अगर आरबीसी काउंट कम आ फिर आप उसके ब्लड इंडिसेस देखोगे, एमसीवी एमसीएचसी, ठीक है। उसमें क्या चीजें आ रही हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया की तरफ जा रहा है, मैक्रोसिटिक की तरफ जा रहा है। फिर आप देखोगे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन लो ही होगी, U9 से कम ही होती है। और मैंने वो सीबीसी कराया था, लेकिन उसमें ये है कि जो
आरबीसी काउंट है वो नॉर्मल है और प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, फिर इससे वो हेमाटोक्रिट कम क्यों आ रहा है? मतलब वो 33 क्यों आ रहा है? वो 40 और हेमाटोक्रिट 45 से बिल्कुल ज्यादा होना WBC चाहिए। ये सबसे ज्यादा आ रहा होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बेटा आपका ESR ज्यादा होगा, हेमाटोक्रिट तो आरबीसी को शो करता है, WBC और प्लेटलेट से उसका क्या लेना देना है? सर वो 40 to 45% नहीं होता? 45 फीमेल में तो थोड़ा कम, 38 से 48% तक होता है। 36 से 42% होता है शायद। हाँ कम होता है, मेल से कम होता है, मेल में ज्यादा होता है, मेल से 40 से लेके 48 होता है और फीमेल 38 से लेके 42 44 तक होता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा अभी एक बच्चे ने मुझे भेजा, पता नहीं अभी कौन स्टूडेंट है, आयशा तारिक, रोल नंबर 83, चली गई है किधर ही है अभी? आयशा तारिक है कि चली गई है? उसने भाई उस बच्ची ने भेजा है कि जी आरबीसी की वैल्यू गाइटर में दी हुई है 5200 यानी कि 5.2 मिलियन और सर 5.2 मिलियन दी है, उसमें 4.6। ठीक है बेटा, आपकी रेंज याद करना ही होती है वैल्यूज में, वैल्यू फिक्स कभी भी नहीं होती। आप में से किसी की 5.2 होगी तो किसी की 5.6 होगी तो किसी की 4.9 होगी। तो आरबीसी की वैल्यू जो है हमेशा आप रेंज में याद करो। मेल में आपको जो करवाई हुई है 4.5 से 5.5 या 0.6 मिलियन, मीन उसका 5.2 या 5 निकलता है। फीमेल में 4 से लेके 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और न्यू बॉर्न में 7 मिलियन। एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में जिसमें हाइपोक्सिया वाला क्वेश्चन था, आई थिंक सो कि उस बच्चे ने आपसे पूछा था तो आपने ही कहा था फॉरवर्ड करना। सर वहां पर 5 डेज और 3 डेज की ऑप्शन थी, तो काइंडली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो 5 डेज है या 3 डेज है? बेटा मैंने आते साल पहले एक्सप्लेन किया नहीं है तो मैं नहीं था उस वक्त। चलो आप में से कोई और एक्सप्लेन करे, आप जो इधर सुन रहे थे। बेटा उसमें ये था कि नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस जो होती है 7 दिन में होती है, 5 दिन लगते हैं उसको रेटिकुलोसाइट तक आने में और 2 दिन लगते हैं रेटिकुलोसाइट को मैच्योर आरबीसी बनने में, ऐसे ही है। लेकिन अगर हाइपोक्सिया होगा या हाइपोक्सीमिया होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल होगी, तो ये काम फास्ट होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को ट्रिगर कर देगा ये चीज। ट्रिगर करने का मतलब वो तेज कर देगा, वो जो 5 दिन में चीज हो रही है वो 3 दिन में होगी। तो रिथ्रो जो रेटिकुलोसाइट तक 3 दिन में पहुंचेगा और आगे फर्दर उसको 2 दिन लगेंगे, तो टोटल एरिथ्रोपोइसिस 5 दिन में होगी। ये स्लाइड्स में भी है, मैं अभी आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया सर। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपने भी भेजा था ड्यूरिंग द लेक्चर, तो उसका कीजिएगा जरा, वो क्या? बेटा उसका आंसर ये है कि आपका जो ग्रेडेड पोटेंशियल है कहाँ पे होता है न्यूरॉन के केस में। वैसे तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल में होता है, तो इसके केस में न्यूरॉन में कहाँ होता है, तो वो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। लेकिन सेल बॉडी में एक और ऑप्शन भी दी हुई उन्होंने, इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट में भी तो सेल बॉडी ही होता है ना, तो इनिशियल सेगमेंट भी सेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो आप इनिशियल सेग को भी टिक कर सकते थे और आप उसको भी कर सकते थे, लेकिन ये इस क्वेश्चन है चूज द बेस्ट। चूज द बेस्ट का मतलब है कि आप अब इनमें से एक अच्छा वो चूज करोगे ऑप्शन, तो वो आपकी वो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होगी, सोमा और डेंड्राइट्स, क्योंकि उसमें ही वो आपका इनिशियल सेगमेंट कवर हो जाता है। सही हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, चलें जी, शुक्रिया।